Hello dear students, we will start new chapter solution. सॉल्यूशन चैप्टर में देखिए 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ए बी सी 3 बीकर हैं। इन 3 बीकर में सबसे पहला जो बीकर है, जैसे मान लीजिए ये वाला बीकर है, इसके अंदर है सॉल्यूट, इसके अंदर है सॉल्वेंट। जनरली हम सॉल्वेंट लेते हैं H2O जो कि वाटर है। इसके बाद इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद बन जाता है एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के एक्चुअली दो पार्ट हैं, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, जिसमें से सॉल्यूट की जनरली जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं और जो सॉल्वेंट लेते हैं उसकी क्वांटिटी मेजर होती है, बिग क्वांटिटी लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं। इस तरह से एक सॉल्यूशन तैयार होता है जनरली। तो अगर इस तरह के सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले चीज आती है कि ये हम जो ले रहे हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर इसका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकती है। तो इसलिए इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इस कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या चीजें आएंगी उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें नंबर 1 परसेंटेज W/W, या फिर इसको बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास, या फिर इसको बोला जा सकता है मास मास परसेंटेज। इन तीन टर्म में से कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर हम किसी एक सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें स्पेशली जो कंडीशन है W/W दिया है। इसका मतलब जो भी चीज हम लेंगे उसकी यूनिट लेंगे ग्राम में। तो हम यहाँ पे अगर लिखें वेट ऑफ सॉल्यूट, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसकी यूनिट रहेगी ग्राम। इसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे उसकी भी यूनिट रहेगी ग्राम। इसी तरह से एक टर्म आएगी इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी भी जो क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है वो ग्राम में ही होगी। तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, और ये फॉर्मूला होगा परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो हमने पहले ही बता दिया कि हम ग्राम में ले रहे हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम ग्राम में लेंगे, और इनटू क्योंकि परसेंटेज है तो 100। इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है परसेंटेज W/W का। तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले की एक टर्म और बना सकते हैं, तो दूसरी टर्म है वो यहां लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, इंटू 100। तो इस तरह से हम इसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, कहीं पर भी इसके अंदर वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही है। तो जब इस फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ध्यान रखें ये टेम्परेचर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिनके अंदर भी वॉल्यूम टर्म ना हो। तो वॉल्यूम टर्म जब एब्सेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिसके अंदर भी वॉल्यूम टर्म आ जाएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसके बाद हम इसी में आगे बढ़ते हैं, एक केस लेते हैं।
जैसे अगर लिखा हो 35% W/W और 35% बाय मास और बाय वेट भी हो सकता है, तो इसका मीनिंग क्या है उसको समझना है। तो इसका मीनिंग होता है सबसे पहले वेट ऑफ जो भी सॉल्यूट हम ले रहे हैं वो 35 ग्राम है। इसके बाद इसके अंदर अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम होगा। इसी तरह से क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 में से ही निकलता है। इसके बाद देखें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ निकाला जा सकता है क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर 100 माइनस 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 65 ग्राम। तो 65 जो ग्राम है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से अगर हमें ये टर्म दे रखी है कहीं पर भी तो हम उनसे ये तीनों के तीनों कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका मीनिंग क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो उसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है, मान लो लिखा हो 35% H2SO4 परसेंटेज W/W या परसेंटेज बाय मास, कुछ भी लिखा हो। इसका मीनिंग है 35 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जितनी टर्म्स हमने यहाँ पे देख ली हैं परसेंटेज W/W की, इसी तरह से एक टर्म होती है परसेंटेज W/V। अब हम उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड परसेंटेज W/V। अब परसेंटेज W/V में क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है इसका परसेंटेज W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में है इनटू परसेंटेज है इसलिए 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मान लो कहीं लिखा हो परसेंटेज W/V ऑफ HNO3, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग होगा जैसे लिखा है 10% W/V ऑफ HNO3। इसका मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है। तो इसमें हम दो चीजें बता सकते हैं जैसे हम पहले बता पा रहे थे। तो नंबर 1 सबसे पहली चीज बता सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है या HNO3 कितना है, तो वो होगा 10 ग्राम। सेकेंड पॉइंट हम बता सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर 100 ml। इस तरह से हम ये सारी चीजें इसमें बता सकते हैं। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ गई है तो ये क्या हो गई है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये हो गई है टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके बाद इसकी तीसरी टर्म लेते हैं हम लोग। तो इसकी तीसरी टर्म है परसेंटेज V/V। तो वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं इसको, वॉल्यूम
परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज का भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज V by V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये मिलीलीटर में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अगर लिखा हो परसेंटेज 15 V by V, या इस तरह से लिखा हो, या फिर लिखा हो 15% वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इसका मीन्स है 15 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग है। अब इस मीनिंग में हम दो चीजें देख सकते हैं। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने क्या लिया है 15%, मान लेते हैं कि हमने लिया C2H5OH का, तो हम लिख देंगे कि 15 ml क्या चीज है इसके अंदर, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। बी पॉइंट ये बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें 100 ml। इसके अंदर और इससे पहले वाले में हम सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सॉल्वेंट के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उसके अंदर हम दो ही चीजें बता सकते हैं, एक तो सॉल्यूट के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बता सकते। तो यहां भी देखिए वॉल्यूम टर्म आ रही है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके बाद ये जो 3 कंसंट्रेशन टर्म है, इनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन आगे होता रहेगा। अब जो मेन टर्म है उस पर चलते हैं हम लोग, और इसकी मेन टर्म है मोलरिटी। तो नेक्स्ट लिखें मोलरिटी। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर एक डेफिनेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution is called मोलरिटी। और मोलरिटी की इसके अकॉर्डिंग एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होगा moles of solute upon volume of solution। यही फॉर्मूला है जो इसका बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया है ये डिपेंड करता है कि हमने लीटर में लिया है कि मिलीलीटर में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको लीटर में। तो जिस टाइम पे लीटर में लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी को हम मिलीलीटर में लेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1000। इस तरह से ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, और दो फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता है
मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। सबसे पहला इससे बनाएं तो m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है। तो एक फॉर्मूला तो ये तैयार हो जाएगा इससे। एक इससे दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। तो इससे दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। तो इस तरह से हम वो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें या तो मोल दे रखा हो सॉल्यूट का या फिर वेट दे रखा हो, उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कभी डेंसिटी दे तो डेंसिटी के लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम इसी से बना सकते हैं। देखिए कैसे। हमें देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम टर्म दे रखी है, तो वॉल्यूम टर्म दे रखी है इसलिए हम इससे एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज W/W इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होता है? ग्राम पर मोल में। अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो उसको देखें हम। सबसे पहले दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम स्मॉल w लिख देते हैं, अपॉन ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू इसको हम 1000 को हम 100 इंटू 10 में लिख सकते हैं, अपॉन नीचे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इस टर्म का यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कैपिटल W बोलेंगे, फिर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। सबसे पहले इसको मैं सिर्फ W लिख रहा हूं, तो यहां लिख दें स्मॉल w और इसको मैं लिखूंगा कैपिटल W, ठीक है। और इसका यूज करेंगे, इसका मतलब हम इस पूरे का यूज कर रहे हैं यहां पे। तो इसका पूरे का यूज करेंगे तो इंटू 100 लिख सकते हैं। इसके बाद इंटू 10 यहां से आ जाएगा, इंटू डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी जो कि सॉल्यूशन की है, फिर अपॉन करके हम नीचे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ये वाला। तो आप जानते हो कि ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 मतलब परसेंटेज W/W। तो ये m इज इक्वल टू परसेंटेज W/W हो जाएगा इंटू 10 इंटू डेंसिटी जो कि सॉल्यूशन की है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला ऐसे आया है।
तो ये फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कब है, इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब किसी ऐसे न्यूमेरिकल में जहाँ डेंसिटी दे रखी हो सॉल्यूशन की, तो जब डेंसिटी देंगे उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए हमें कई सारे सॉल्यूशंस दे रखी हो, उसकी रिजल्टेंट मोलरिटी पूछ ले, तब हमें क्या करना है, MR लिखना है, मतलब मोलरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास, नंबर 1 का सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन फोर्थ, और मान लें सारे के सारे एसिड ही हैं, हो सकता है एसिड हो, सारे के सारे बेस भी हो सकते हैं, सारे सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट के लिए लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन, जितने भी आप सॉल्यूशन ऐड करते जाओगे वो सारे आ जाएंगे, अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब आपको रिजल्टेंट मोलरिटी पूछे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म सभी में आ रही है, तो आपको एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने इसको लीटर में लिया था। तो जिस टाइम पर अगर हमने इसको लीटर में लिया था, तो मान लेते हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये V टर्म है, तो इसको इधर ले जाएं तो M इंटू वी लिखेंगे, तो M इंटू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब M इंटू वी, ये मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट आया है, इसकी हम एक्चुअली दो टर्म्स लिख सकते हैं। तो जो दो टर्म्स हैं वो हम लिखते हैं इसकी। सबसे पहली टर्म M इंटू वी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब हमने वॉल्यूम किसमें लिया हुआ है, लीटर में लिया है। लेकिन M इंटू वी मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अगर वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया हुआ। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं जो हमें मोलरिटी के लिए यूज करने हैं। अब जैसा भी हमें न्यूमेरिकल मिलेगा उसके हिसाब से हम इनके फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि मोलरिटी के हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मोल फ्रिक्शन। तो फिफ्थ टर्म ले रहे हैं हम लोग, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन को इस साइन से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रिक्शन होता क्या है, मान लीजिए बीकर है और इस बीकर में सिर्फ वाटर है, तो हम बोलेंगे कि 100% इसमें क्या है, H2O है। अब यहाँ पे एक और बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर C2H5OH है, सिर्फ और सिर्फ यही है, तो हम बोलेंगे कि 100% क्या है इसके अंदर, C2H5OH। तो कोई बोलेगी इसका फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन का मतलब हो गया 100 को डिवाइड करो 100 से, तो ये वैल्यू बना जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम करें तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बना जाएगा। तो अगर 1 और 1 आ रहा है, इसका मतलब मोल फ्रिक्शन H2O का अगर यहाँ पे पूछेगा तो बोलेंगे 1 है, और इसी को एक मोल फ्रिक्शन बोलते हैं। मोल फ्रिक्शन C2H5OH का अगर कोई यहाँ पे पूछेगा तो बोलेंगे कि 1 है। इसका मतलब मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 1। तो x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं।
जैसे कि एक सॉल्यूशन लिया मैंने जिसके अंदर वाटर तो है ही सही, वाटर के साथ मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर H2O भी है और इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया दूसरा C2H5OH। तो अब ये क्या तैयार हो गया आपका सॉल्यूशन। तो जिस टाइम पे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये 40%, ये 60% था और मान लेते हैं कि ये 40% है, तो अब हमें पता है कि परसेंटेज की टर्म में इन दोनों को मिला दें तो कितना परसेंटेज हो जाता है 100। तो जो सॉल्यूशन है वो तो 100% है, लेकिन उसमें से सिर्फ अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो जो सॉल्यूट है वो कितना है 40%। इसी तरह से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कितना है, तो ये 60% है जो कि सॉल्वेंट है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन बताइए C2H5OH का, तो हमें पता है कि कितना है 40% है। 40% तो इसको लिखने का क्या तरीका है 40/100, तो ये कितना आएगा 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना है 60%। तो अगर कोई पूछता है कि मोल फ्रैक्शन H2O का बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन में कितना होगा, तो इस सॉल्यूशन में होगा 0.6। क्यों, क्योंकि ये भी किस तरह से निकालोगे आप 60/100, तो ये 0.6 आ जाएगा, तो ये 0.6। इसी तरह से अगर कोई कहे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का बताओ, तो सॉल्यूशन का तो 100% है, तो 100% का मतलब 100/100 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वैल्यू 1 आएगी। तो इससे एक बात पता लगती है कि इसका एक फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, और नीचे क्योंकि सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होगा।